उम्मीदवार जाहिर हुए ना, उससे पहले उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की एक बैठक की थी और आपको पता है काफी मंत्रियों के टिकट इस बारी काटे जा चुके हैं। वो मंत्रियों को भी लेसन दिया है जिनके टिकट कट चुके थे, उनको भी बोला है कि ये 100 दिन में आपके मंत्रालय का क्या 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 काम रहेगा उसका मुझे पूरा ब्यौरा दो। सो ये जो गवर्नमेंट है वो फ्यूचरिस्टिक जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, भविष्य का आगे देख के काम करती है और उनको पता है कि चुनाव जीतने के बाद काम करने के लिए या बड़े निर्णय लेने के लिए पहले 6 महीनों का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो एक टर्म का गोल सेट करता है और ये गोल सेट पहले 6 महीने के अंदर होगा और आपको बड़े बड़े फैसले देखने को मिलेंगे। जैसे देश को जरूरत है जुडिशियल रिफॉर्म्स की, तो वहां पर कुछ ना कुछ आपको मतलब न्यायिक रिफॉर्म्स 1860 के कायदे नहीं चलेंगे। अब 2024 में भारत रह रहा है और भारत की जो जरूरियात है, इंडिया की जो जरूरत है, उसके मुताबिक नए फैसले लिए जाने पड़ेंगे। ये इशारा तो किया था पीएम मोदी ने, चुनावी जब सभाएं हो रही थी तब भी कहा था पिछले 10 साल में जो नहीं हुआ है वो अगले 5 साल में होने वाला है, बहुत से बड़े फैसले होंगे। यानी कि उन्होंने बताया 370 या फिर 3 तलाक को खत्म करना या जो बाकी और काम मोदी सरकार ने किए हैं उनसे कहीं बड़े काम और बड़े फैसले अब अगले 5 साल में होने हैं। और अजीत जी, अभी तक हम जिक्र करते थे 75 दिन के इस चुनावी प्रचार के दौरान पीएम मोदी जब एक ही दिन में अलग अलग राज्यों में पहुंचते थे, एक से ज्यादा 5-5, 6-6, 7-7 रैलियां और चुनावी सभा वो करते थे, तो हम कहते थे क्या एनर्जी है। एक तरफ तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, लोग परेशान हैं, लेकिन पीएम मोदी की ऊर्जा बरकरार है। यहाँ चुनाव खत्म हुए, वहां तब साधना के लिए पहुंच गए, 45 घंटे का मौन रखा और अब लौट रहे हैं। तो एक ही दिन में 7 बैठकें, ऐसा नहीं होगा कि 2-4 मिनट में एक बैठक खत्म हो जाएगी, बैक टू बैक 7 बैठकें मायने रखती हैं। यही अगर विपक्ष इसका आधा भी सीख ले, आधा, देखिए उनकी साधना का मजाक उड़ाया विपक्ष ने। वो जो साधना करते हैं ना, वो एनर्जी लेते हैं। उस एनर्जी का अगर जो हिंदू धर्म को जानते हैं, योग के बारे में जानते होंगे, तो वो एक बहुत बड़ी एनर्जी मिलती है उससे, जो उन्होंने 2 दिन कन्याकुमारी में किया। विपक्ष ने कितना बड़ा मजाक उड़ाया कि आप 1 तारीख के बाद कर लेना, 4 के बाद तो आपके पास समय ही समय है। इतना अहम घमंड मैंने कांग्रेस के नेताओं पर नहीं समझ पा रहा हूँ, किस चीज का अहम है, किस चीज का घमंड है। आप जमीन पे देखते नहीं है और ऊपर ऊपर की बात करते हैं। कांग्रेस का एक जो मेरा तो ये मानना है कि जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से लेकर अब तक कांग्रेस की अगर आप पूरा अध्ययन में कर रहा हूं, मैं देखता हूं कि कांग्रेस ने कभी एक संगठनात्मक तरीके से चुनाव नहीं लड़ा कि नीचे बूथ स्तर से लेकर ऊपर कार्यकर्ता एक टीम होनी चाहिए, क्योंकि 40-50 साल तो आजादी के नाम पर कांग्रेस को जीत मिलती गई। लेकिन जब जैसे ही दूसरी पार्टियां या 77 के बाद चीजें बदली तो कांग्रेस गड़बड़ाने लगी और इतनी गड़बड़ा गई आज कि अभी भी उनको लगता है कि नहीं पब्लिक बोर होगी तो हमको वोट दे देगी, हमें क्या मेहनत करनी है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री हो, जो कि इतने 2.5 महीने इस 45, 48, 50 डिग्री में घूमने के बाद 2 दिन उन्होंने प्राण ऊर्जा अपने लिए ग्रहण की और उसको आते ही दिल्ली में वो फिर उस काम में लग गए हैं जिसकी बात उन्होंने चुनाव से पहले कर दी थी। उन्होंने अपने अफसरों को, अपने नेताओं को, मंत्रियों को कह दिया था कि भाई आप चुनाव के रिजल्ट को मत देखें, आप तो अपना आगे का एजेंडा लेके चलें कि आपको आगे क्या करना है। जून में जैसी रिजल्ट से पहले आप मेरे को बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है और जो हमारे बड़े काम है। देखिए वो एनर्जी अभी अक्टूबर के महीने से लेके 2024 अक्टूबर से लेके 25 तक 2025 तक लगातार इलेक्शन है बड़े बड़े राज्यों के। हरियाणा से शुरुआत होगी, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार। अभी से प्रधानमंत्री मोदी अगला एजेंडा उन स्टेट को जीतने का करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो बड़े फैसले, जो बड़े फैसले मैं देख पा रहा हूँ उसमें एक देश एक चुनाव अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। उसी के लिए संविधान में संशोधन की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी और वो एक देश एक फैसला। आपने देखा होगा जब 2000 पार्ट 1 के चुनाव में एक प्रचार बीजेपी करती थी, 370 की बात करती थी, 370 बीजेपी के घोषणा पत्र में हमेशा होता था, तो विपक्ष कितनी बड़ी बड़ी मजाक उड़ाता था, करके देखें, हाथ लगा के देखें, ये हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। क्या हुआ? 370 हटा दिया। जैसी 2019 में बहुमत मिला, अपने दम पे सरकार आई, 303 का आंकड़ा पार हुआ, 370 हट गई।
अगर अब पीओके की बात जिस तरीके से चुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं, केंद्रीय गृह मंत्री बिल्कुल, अमित शाह से प्रधानमंत्री लेके मोदी भी तमाम- अजीत जी इस बात को कहते हैं कि एक काम खत्म होने के बाद हम चुपचाप नहीं बैठते, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते हाँ। हैं, और इसीलिए उनको Yes. दुख होता है इस बात का कि जो पूर्व की सरकारें रहीं उन्होंने रूटीन वर्क भी अपना नहीं किया। रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उसके बाद दोबारा लौटेंगे। से ये चुनाव कैंपेन के बाद ये दक्षिण भारत के हमारे चिदम्बरम, मदुराई, रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी इत्यादि मंदिरों के दर्शन करने का आज सौभाग्य मिला है। और साथ ही साथ अभी जो रुझान मिल रहे हैं, मैंने अभी टीवी पे देखा है, जो सर्वे का पूर्वानुमान आया है और जिस ढंग से लगा है कि भारत में एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है। मैं भगवान से कामना करता हूँ ये सरकार फिर भारत को आगे बढ़ाने में सिद्ध हो। यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश को न केवल दुनिया का नंबर 1 का देश बनाना चाहते बल्कि लोकतंत्र के गौरवान्वित करने वाला अवसर भी है। मेरी अपनी ओर से मदुरई वासियों को, तमिलनाडु वासियों को, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी बधाई, और ये प्रेम हमारा बना रहे, मैं यही कामना करते हुए भगवान से। और सिद्ध हो गया है कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का जो नारा जनता ने लगाया था वो सार्थक सिद्ध होगा। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की नीति को जनता का जनादेश प्राप्त हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार इस बार देश के अंदर बनने जा रही है। सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाएं, परिवारवाद एक हो जाए, तुष्टीकरण करने वाले एक हो जाएं, कुर्सी के लिए ईमान धर्म को त्यागने वाले एक हो जाएं, तो भी जनता ने अपनी मोहर देश के विकास को तो मिशन और ज्यादा काम करना शुरू कर दिया है, कॉन्फिडेंट इस बात को लेकर कि क्लीन स्वीप करने जा रही है बीजेपी और एनडीए। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री क्योंकि आज जो बैठ के करने वाले हैं उसमें हीट वेव को लेकर चर्चा होगी, चक्रवात को लेकर चर्चा होगी, देश के जो अहम मुद्दे हैं उस पर बातचीत होगी। हिमांशु जी, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रही हूँ कि जो विपक्ष की कल बैठक हुई उसमें एग्जिट पोल को लेकर भले ही वो पर्दे के सामने आकर बोलना नहीं चाहते, लेकिन बैठक के अंदर तो बातचीत हुई होगी। क्या उन्होंने सोचा होगा कि अब अगर गलती से भी जो एग्जिट पोल है उनकी भाषा में अगर कहें तो एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो जाते हैं तो कहेंगे क्या? इस बार तो ईवीएम पर भी ठीकरा नहीं फोड़ सकते। नहीं, 10 बहाने ढूंढ के रखे हैं उन्होंने। विपक्ष ने कल की बैठक के अंदर 10 बहाने ढूंढ के रखे। सबसे पहला ईवीएम होगा इसमें। दूसरा होगा मोदी जी ने हिंदू मुसलमान कर दिया, जातिवादी कार्ड वो चले, हिंदू मुसलमान का आरोप मोदी जी पर लगे, ये तो होगा ही होगा। साथ में कहीं ना कहीं ये भी बात होगी कि भारतीय संविधान को बदलने के लिए रची गई ये बहुत बड़ी साजिश है जिसकी वजह से राहुल बाबा सक्सेसफुल नहीं। काउंटिंग पर भी सवाल उठा सकते हैं क्योंकि वही एहतियात होगा। बरतने के लिए कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। काउंटिंग के लिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे बड़े बड़े कपिल सिब्बल जैसे ज्ञातनाम वकील ने बोल दिया है कि आप ये इसका ध्यान रखें, उसका ध्यान रखें, मगर कभी वो वोटिंग बूथ पे जहां काउंटिंग होती है, काउंटिंग सेंटर्स पे कभी उन्होंने प्रवेश किया है? काउंटिंग सेंटर में हर एक पार्टी का, मैं आज दर्शकों को भी बता दूंगा, जहां काउंटिंग होती है उसके और हर एक पार्टी के जो एजेंट्स होते हैं उनके बीच में। नहीं हिमांशु जी, बड़ी दिलचस्प बात है। मैं अभी क्योंकि जब मतदान हो रहे थे तब रोहिणी पहुंची थी, वहां पर मतदान केंद्र पर भी विपक्ष के जो पार्टियां हैं उनके एजेंट मौजूद नहीं थे और इस पर बीजेपी के उम्मीदवार सवाल उठा रहे थे। लेकिन काउंटिंग पर नजर रखेंगे आप? नहीं, काउंटिंग पे अरे एजेंट नहीं थे। काउंटिंग में तो दोनों के बीच में जाली होती है और वो जाली से ही कम्युनिकेट होता है, तो काउंटिंग पे जाके धमाल करना वो उनके लिए मुमकिन नहीं है, तो ठीकरा फोड़ देना। हालांकि कई एतराज ऐसे भी हैं जो विपक्ष ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर किए, फिर चाहे यूपी के वो अलग अलग हिस्से हों जिसमें समाजवादी पार्टी लगातार पोस्ट करती रही कि यहाँ तो वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर वोटों की पर्ची छीन ली जा रही है या फिर बस्ते छीन लिए गए, वो अलग बात है। और ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से जब सामने आई तो विपक्षी पार्टियों ने सवाल तो उठाए, लेकिन ये सच्चाई में कितना थी या फिर हकीकत में कितना थी, ये ग्राउंड पर जब इंडिया न्यूज की टीम पहुंची तो मिला जुला सा रिस्पांस लोगों का दिखा। ये भी दिखा कि अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी गुंडागर्दी कर रही है तो फिर यहाँ पर बीजेपी के जो वोटर्स हैं उन्हें वोट डालने नहीं दिया जा रहा। लेकिन आलोक सर, अभी थोड़ी देर पहले मोहन यादव चूंकि अभी लाइव थे और इस एग्जिट पोल से बीजेपी बहुत ज्यादा गदगद है, एनडीए के नेता गदगद हैं, और मोहन यादव को देखकर मुझे फिर से याद आया
कि बीजेपी, चूंकि कल शिवम त्यागी भी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, तो कह रहे थे कि विपक्ष तो हमें चुनावी पार्टी कहती है कि हम बस चुनाव ही फोकस में अपना रखते हैं, जो कि अच्छी बात भी है। और बीजेपी जानती है कि अपने स्टार प्रचारकों को, बड़े चेहरों को कैसे इस्तेमाल में लाना है और कैसे सही जगह उन्हें भेजना है चुनाव प्रचार के लिए। जैसे जैसे अलग अलग राज्यों में चुनाव खत्म होते रहे, वैसे वैसे बाकी राज्यों में जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं भेजे गए, जिसमें बीजेपी के अलग अलग मुख्यमंत्री भी थे। योगी आदित्यनाथ का नाम तो सबसे ऊपर था। साथ ही जैसे ही चुनाव खत्म हुए, फिर हम देख रहे हैं कि जो अलग अलग लीडर्स हैं वो धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे थे, पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह तो बहुत जगह गए, जेपी नड्डा पहुंचे थे, योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। इन सभी बातों का मैसेज भी तो आम लोगों में जाता होगा कि भाई ये एक पार्टी है जहां मोदी अकेले नहीं है जो 18 घंटे काम करते हैं, यहां तो बाकी लीडर्स, बड़े चेहरे भी इसी तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लोगों के बीच में हैं। कृष्णा जी, आपने ठीक कहा। मोहन यादव का आपने जिक्र किया ना, उनको पिछले 20 वर्षों में, 15 वर्षों में लगातार इस तरह से एक ट्रेनिंग जिसको कह सकते हैं, तब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लोगों को सब सरप्राइज लग रहा था, लेकिन पहले उनको काम में लिया गया, विधान परिषद से आए थे। ऐसे जितने नेता हैं, आप देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री, नए नए चेहरों को भी ला करके भी, लेकिन उनका पूरा परख कर। और आपने ठीक कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनिश्चित करते हैं, आपको आश्चर्य होगा जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनसे कई बार कभी कभी बात मेरी जो भी हुई है, उसमें वो सुबह 5 बजे भी कह सकते हैं कि 6 बजे आ जाओ। अच्छे अच्छे पुराने जो लोग रहे हैं, वो कई लोग इसलिए डरते हैं कि भाई उनकी टीम में हमको शामिल नहीं कर रखना, नहीं तो कैसे काम होगा। तो ये सारे चार्ट होते हैं। देखिए, वहां भी दक्षिण भारत में मोहन यादव बैठे हैं, और मोहन यादव अखिलेश यादव को और तेजस्वी यादव को उत्तर प्रदेश, बिहार में वो जो गए बनने के बाद ही उनका जिस ढंग से वहां पर उनका समर्थन मिला है, वोट कितना मिलेगा वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना। जो लोग आज भी बैकवर्ड की बात करते हैं या अपर कास्ट की बात करते हैं या धर्म की बात करते हैं, हर तरह के लोग आज भी, शाहनवाज हुसैन भी बोलते हैं और मुख्तार अब्बास नकवी भी कई बार जहां जरूरत हो उनको भेजा जा रहा है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक पूरी टीम काम करती है, और उसमें प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रेरणा देते हैं, अमित शाह देते हैं। जिस ढंग से 24 घंटे, और मैं इसलिए कहूंगा 3 ऐसे प्रोफेशन हैं जिस तरह से बिल्कुल, और ये चीज तब भी देखी गई आलोक जी जब प्रधानमंत्री मोदी ध्यान साधना में मग्न थे। उस दौरान बनारस में, क्योंकि इलेक्शन था प्रधानमंत्री के नाम का, वहां पर मोर्चा संभाले हुए बीजेपी के तमाम दिग्गज दिखाई दे रहे थे। उनकी जगह पर खुद गृह मंत्री अमित शाह मंदिर मंदिर घूम रहे थे। नहीं, मंदिर की बात नहीं है मेरा भाई, उनको रणनीति कागज पर बनाया, उसमें कौन आदमी कहाँ रहेगा। कल भी मैंने जिक्र, ये जो बार बार सरप्राइज अपोजिशन हो रहा है, और इसी स्ट्रेटेजी में आलोक सर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आती है, और इसीलिए सभी पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई जैसी तैयारी बीजेपी की थी, जो ऊर्जा बीजेपी ने लगाई, वो अगर विपक्षी दल भी लगा लेते या उस तरीके से लोगों के बीच में आप हर दिन पहुंचते, तो शायद रिजल्ट्स कुछ और रहते जो अभी एग्जिट पोल में सामने आ रहे हैं। आलोक सर, अजीत जी रहिएगा हमारे साथ में, हिमांशु जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लगातार हम पोल ऑफ पोल्स यानी कि एग्जिट पोल का जो एवरेज है उस पर बात करें। बहुत छोटा सा